नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम बात कर रहे थे सिंधु जल समझौते की। बेसिकली अगर देखा जाए सिंधु जल समझौता क्या था और कैसे उसके बारे में चीज़ें देख रहे थे। तो सेकंड पार्ट है, आज हम देखेंगे। रिकैप हम एक बार देख लेते हैं। इन चीज़ों को हम कवर करके आए थे। पहलगाम आतंक के बाद ये कंडीशन कुछ हुई थी हमारी। फिर उसके बाद हमने ये सब जाना था। आप प्लीज़ पिछला चैप्टर जरूर देख लें, पिछली वीडियो को समझना है। तो ये कंडीशन हुई थी, कैसे क्या कंडीशन नहीं की। उसके बाद हमने देखा था कि सिंधु जल समझौता क्या है, भारत का क्या कंसर्न है, इसको हमने देखा था। चिंताएं भारत की, पाकिस्तान की, निलंबन का क्या महत्व होगा, सिंधु नदी बहती कहां से है, इसकी हम डेमोग्राफिक बेसिकली देख रहे थे। फिर हमने ये ट्रांस हिमालय कुछ पढ़ा था, इसके बारे में देखी थी चीजें। बृहद हिमालय की बात करी थी, मध्य की और शिवालिक की बात हम करके आ चुके थे। ठीक है, यहां तक मैं आपको बता के आ चुका था। नेक्स्ट है हमारा ये। एक्चुअली लाइट चली गई थी, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, इसे हम बाद में समझेंगे। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं। जैसे ये भारत है, ये भारत है। ठीक है क्या कि करोड़ों वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि यहां पर एक नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म नाम से बहती थी। समय बदला, चीजें आगे बढ़ी, तो एक काल में ऐसा हुआ कि ये जो नदी है तीन भागों में डिवाइड हो गई बेसिकली। ठीक है, एक हिस्से को कहा गया सिंधु, दूसरे हिस्से में जो ये गई इसे कहा गया गंगा, और तीसरा हिस्सा जो इधर से निकला, जो यहां से आके घुसता है इधर, इसे कहा गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ठीक है। तो सिंधु नदी ने अपना मुहाना कहां बनाती है? अरबियन सी, यानी अरब सागर में। ठीक है, ये बात। सिंधु और गंगा के मैदान को, या फिर गंगा को जिसने अलग किया, उसे बेसिकली हम जानते हैं पोटवार का पठार। पोटवार का पठार। कहीं आपको इसका नाम दिल्ली रिज भी मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली रिज। इस कंडीशन में इधर क्या हुआ आपको पता है, गंगा भी अपना मुहाना कहां पर बनाती है? बे ऑफ बंगाल में। और ब्रह्मपुत्र भी अपना मुहाना कहां बनाती है? बे ऑफ बंगाल। मतलब नदी जहां पर अपना जल लास्ट में जाके विसर्जित करती है उसे मुहाना कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूं आपको। हुआ क्या कि ये, ठीक है, गंगा नदी बेसिकली यहां गिरती है और ब्रह्मपुत्र भी इधर से आके यहां गिरती है। ठीक है, इधर यहां पर एक पड़ता है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, ये झारखंड में है, ध्यान रखना है आपको। प्लस यहां पड़ता है मेघालय का पठार। ठीक हो गया। और इसी के बीच में ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या हुआ? मालदा गैप या भ्रंश। ठीक है, ये भी दोनों ऊंचाई पर थे, बट हुआ क्या, समय काल परिस्थितियों में ऐसा हुआ कि यहां पर एक भ्रंश बन गई, जिसके कारण क्या हुआ आप समझिए, ऐसे समझिए कि जैसे ऐसे था भारत में, कुछ ऐसा ही था। तो जैसे ये दोनों ऊपर उठ गई और बीच का हिस्सा जो है, अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो रिमोट वाला तीसरा वाला हिस्सा है, ये नीचे चला गया। तो ये गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा जब बन जाएगा तो इधर से जो नदी आ रही होगी वो नीचे चली जाएगी, इधर से जो नदी आ रही वो भी नीचे चली जाएगी। तो सेमेजिटी ऐसा हुआ, जो गंगा आ रही थी वो भी नीचे चली गई और जो ब्रह्मपुत्र आ रही थी वो भी नीचे चली गई। ठीक है, ये बेसिकली समझाना था मुझे। तो अब हम अपने वापस चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई है। राजमहल पहाड़ियां, मेघालय पठार और ये, और इधर हमने क्या देखा? पोटवार का पठार गंगा और सिंधु को अलग करता है। अब हम यहां पर आते हैं अपना। ठीक है, इसे समझिए आप कि मैंने जो आपको ये चीज बताई,
कुल्लुन श्रेणी तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार में है क्या, एक बोगरचू ग्लेशियर है, यहीं से सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जा रहा है। यहां पर सिम्बी हो सकता है, सिंगी हो सकता है, सिम्बी खंबान, एक सिम्बी बखान है या खंबान है, कुछ बखान या सेरमुख नामक जगह है जहां से क्या होता है, सिंधु नदी निकलती है और गिलगित या यहां पर सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। ये गार्ज क्या होता है इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप समझिए। गार्ज का मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे नदी ऐसे बहा के आ रही थी, तुरंत यहां से क्या हुआ, वो आप ऐसे समझ लीजिए, नदी ऐसे बेसिकली यहां से बहा के आ रही थी और तुरंत यहां से नीचे गिर गई। तो आप ये समझिए गार्ज का मतलब एक बिल्कुल सीधा ढलान के टाइप में नदी ऐसे गिरी, ऐसे समझ सकते हैं। अब नदी ऐसे नहीं बह रही है, तुरंत नीचे आ गई, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं ये गार्ज। तो यहां पर गार्ज का निर्माण हुआ, ठीक है। वी आकार की घाटी भी बोलते हैं। इसी सिंधु नदी के संदर्भ में हम देखते हैं कि हाँ, एक चीज और बता देता हूं, नदी जब अपना पानी जहां पर गिराती है उसे मुहाना कहते हैं और जहां से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा था। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदी हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। झेलम जो नदी है वो, यहां से मैं जे लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर आती है आपकी चिनाब, ये मैं सी लिख दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा बनेगा कोई बात नहीं। फिर आती है आपका आर, रावी हो जाएगी। फिर आती है आपकी व्यास, ये हो जाएगी। और इसी से निकल के यहीं से ही तिब्बत के पठार में ही एक राकसताल पड़ता है जहां से क्या निकलती है, सतलज नदी निकलती है। तो यहीं से क्या आ जाती है, सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज, ठीक है। अगर मैं झेलम नदी के उद्गम की बात करूं, वहां थोड़ा भीड़ हो जाएगी, वहां मुझे थोड़ा ऐसे वैसे समझाना पड़ेगा आपको। तो झेलम नदी का अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में बेरीनाग या शेषनाग, ये एक झील है जहां से क्या होता है, ये निकल कर आती है। चिनाब बेसिकली दो नदियों का संगम है, चंद्र प्लस भागा, और एक दर्रा पड़ता है बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा। इस दर्रे के पास से ही चिनाब नदी निकलती है। और ये चंद्रभागा जो है दोनों आपस में, मैं आपको बताऊं कहां पर मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में केलांग घाटी पड़ती है, तांडी एक जगह का नाम है, वहां पर ये दोनों मिल जाती है। रावी नदी जो निकलती है वो निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रे के पास से, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास से कुल्लू पहाड़ी, बेसिकली कुल्लू मनाली का आपने नाम सुना होगा, कुल्लू पहाड़ी। और ब्यास नदी जो निकलती है आपकी, वो ब्यास कुंड है, रोहतांग दर्रे के पास ही ब्यास कुंड। और सतलुज जो नदी निकलती है वो निकलती है आपकी राकसताल, राकसताल, ठीक है। ये भी तिब्बत के पठार में ही पड़ता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, बेसिकली अगर हम देखें कि बेसिकली अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि भारत से अगर उद्गम अगर हम देखते हैं तो झेलम नदी का भी हमारे यहीं से है, चिनाब का भी हमारे यहीं से है, रावी का भी हमारे यहीं से है और ब्यास का भी हमारे यहीं से है। बट तिब्बत की इस पठार से दो नदियां हमारी कौन सी निकल कर आती है, एक तो सिंधु आती है ये, और दूसरी कौन सी आती है, सतलज, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए यहां चलते हैं, ठीक है। मैं सिंपल वैसे बना रहा हूं उसका, आप ऐसे समझिए। देखो यहां से मैंने बताया कि ये पॉइंट है, यहां से कौन सी नदी आई, सिंधु, ठीक है।
ये भारत है कहीं यहां पर, यहां से कौन सी नदी आ गई? झेलम। झेलम। एक और पॉइंट यहां पर आता है, यहां पर कौन सी नदी आ जाती है आपकी? ये झेलम है और ये चिनाब है। एक और पॉइंट यहां पर है, यहां से कौन सी नदी आ गई? रावी। और एक और पॉइंट है यहां से, ये नदी आ गई, यहां से आई एक नदी, कौन सी आई? सतलुज। ये है सतलुज। सतलुज। और ये है सिंधु। ठीक है, ये नदी है। और व्यास लगभग सतलुज में इसमें मिल जाती है। और यहीं से ही एक नदी निकलती, नहर निकलती है, जिसे आप इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलुज के मिलन स्थल से रही। यही यहां पर हरिके बैराज है, बेसिकली आपको बताऊं, हरिके बैराज। ठीक है, ये है पॉइंट। इस तरीके से चीजों को आप समझेंगे। सिंधु नदी निकली, और यहां पर सिंधु नदी में सबसे जो लंबी सहायक नदी जो इसकी है वो कौन सी है? चिनाब है। पाकिस्तान में सभी जाकर मिलती हैं। झेलम नदी कहां से देखी हमने? शेषनाग झील से। चेनाब बाड़ालाचा से, और ये रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ी से, और ये ब्यास कुंड से। ब्यास नदी जो हमने देखी, ब्यास नदी या व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पूरा प्रवाह कहां पर है? सिर्फ इंडिया में है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया से निकली, इंडिया में ही सतलज नदी में ये अटैच हो गई, और उसके बाद क्या हुआ? सतलज में आगे चली गई। और बाकी की जो नदियां हैं बहती भारत से ही हैं, बट जब इनका एक दूसरे के साथ मिलन होता है वो कहां पर जो होता है? पाकिस्तान में होता है बेसिकली। तो ये चीज आप समझेंगे। ठीक है, अब देखो इनकी परियोजनाएं भी आप लगे हाथ लिखते चलो। झेलम पे है आपकी किशनगंगा, दूलीहस्ती, नहीं दूलीहस्ती इस पे नहीं है, किशनगंगा, तुलबुल और उरी। चिनाब पे है आपकी दूलीहस्ती, बगलिहार और रतले। ठीक है, रतले। परियोजना मतलब समझेंगे आपके, बिजली बनाने के कुछ हमारे यहां पावर प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, तो झेलम पर कौन सा है? किशनगंगा, तुलबुल, उरी। चिनाब पे है दूलीहस्ती, बगलिहार और रतले। व्यास पर है आपका रंजीत सागर, रंजीत सागर या थीन बांध, या थीन बांध। ठीक है, व्यास पर। व्यास, सॉरी, नहीं ये थोड़ा सही करेंगे आप, ये रावी नदी पर है। ठीक है, ये रावी नदी, वो यहां से व्यास कनेक्ट हो गया। तीसरी नदी जो पड़ती है ऊपर से, चौथी जो नदी पड़ती है रावी पर, क्या है? रंजीत सागर या थीन सागर बांध। ठीक है, और व्यास। और व्यास और सतलुज जिस जगह कनेक्ट होती है वहां पर क्या है? हरिके बैराज है, और वहां से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बेसिकली आप ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है 1927 से ही शुरू हो जाता है, बट 1960 में ये फॉर्म लेती है, और 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा जाता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, (1958) मार्च, और ये
नवंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, मुझे भी लग रहा है, बट फिर भी आप मैंने पूरा प्रयास किया है कि चीजों को आप समझते चले, क्योंकि रीड है सिंधु जल समझौते को समझने के लिए बेसिकली आप देखें तो ना, इसके बिना शायद ही चीजें आगे जा पाएंगी। तो हमने देखा कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, और रावी और ब्यास के सतलुज के संगम पर ही कौन सी है आपकी, हमने हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर देखी, 1927 से निर्माणाधीन थी, 1958 मार्च में कंप्लीट हुई, और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी बैराज रखा गया। यहां तक बात हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर देखते हैं तो जो हमने ये देखा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये जो 3 नदी हैं इन्हें वेस्ट रिवर कहा जाता है, यानी पश्चिमी नदी, पश्चिमी नदी। और ये जो 3 हैं इन्हें पूर्वी नदी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें पूर्वी नदी कहा जाता है। जो सतलज है यही रीड है बेसिकली, इन्हें में देखेंगे जो सिंधु जल समझौता जो हुआ था, तो पूर्वी और पश्चिमी नदियों का विभाजन हुआ था बेसिकली, कि इसका इतना पानी और इसका इतना पानी हमें इन्हें मिलेगा और उन्हें वो यूज कर सकते हैं बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, सतलज नदी पर ही कुछ परियोजना इसकी नहीं लिखाई थी, इस पे लिख लेना आप, नाथपा, झाखरी, कोल डैम इसी पर है, भाखड़ा नागल इसी पर है, भाखड़ा नागल इसी पर है, और एक सरहिंद नहर, सरहिंद इसी पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने लगभग आप देख सकते हैं मैक्सिमम चीजें कवर करी हैं इसके अंतर्गत। तो इन्हें ध्यान रखना है, पूर्वी नदी, वहां पर मैं आपको सिर्फ जिक्र करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है ये आरवीएस और ऊपर सीजेसी, एसजेसी। तो ये ध्यान रखना है पूर्वी कौन सी और पश्चिमी कौन सी है। तो इतनी बात हम लगभग करके चले। कहानी जब यहां से आगे बढ़ी, मैं आपको बताऊं, अब हम कहां पर आते हैं, ये हमने देख लिया भौगोलिक विभाजन बेसिकली। अब हम यहां पर आते हैं आपका इस पॉइंट पे। ठीक है, ये नदी है। तो हमने देखा झेलम, हमने देखा चिनाब, हमने देखी रावी, हमने देखी ये व्यास सतलज में मिल गई, और यहां से ये आगे थोड़ा साफ करके मैं लिख देता हूं इस पे थोड़ा, चलिए। चलिए, ये सिंधु हो गई, ये कहीं यहां से झेलम निकली, ये कहीं यहां से, अब उद्गम सोर्स क्या है मैं वहां बता के आ चुका हूं, ये यहां से चेनाब निकली, और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब ही है। ये यहां से कोई रावी निकली, ये यहां से इसके थोड़ा सा नीचे से व्यास निकली, ये व्यास है और ये रावी है, और यहीं से इसी तिब्बत के पठार से राकसताल से क्या निकली, सतलुज निकली, और ये दोनों यहां पर कनेक्ट हुई पंजाब के अंदर, जहां पर हरिके बैराज है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकली। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है बेसिकली आप जब देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, आप ध्यान रखना कि
मैं आपको बताऊं कि अगर ये भारत है, ठीक है, ये राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है यहां से यहां तक का पूर्वी हिस्सा यहां पर है, तो इस क्षेत्र में जो सिंचाई होती है पश्चिमी, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, यहां तक के क्षेत्र में जो पानी आता है वो इसी इंदिरा गांधी नहर के थ्रू आता है। आपको ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने ये देखा कि पूर्वी नीवर कौन सी है और वेस्ट कौन सी है, और इसकी बात हमने करी। ठीक है, अब जरा हम चलते हैं अपने पिछले वाले सेगमेंट पे जहां से चीजें हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, बहती कहां से है, सहायक नदी कौन सी है, परियोजना क्या है और विवाद क्या है। ठीक है, अब विवाद पे चलते हैं हम, विवाद क्या हुआ बेसिकली। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, किस वाले पॉइंट को देखेंगे, इसको देखेंगे। अब आएंगे हम सिंधु जल समझौता बेसिकली है क्या, और भारत विभाजन से पहले क्या था, विभाजन पर क्या था, और विभाजन के बाद क्या हुआ। अब इसको हम बेसिकली देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहां पर, यहां पर। चलिए देखो, आपको पता है कि डेडलाइन क्या है, आपको पता है कि डेडलाइन क्या है, 1947। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो दोनों देश एक थे। ठीक हो गया, इसके बाद 1947 से 1948 तक और 1948 से 1960 तक क्या रहा, देखो थोड़ा आप इसे ओरली समझे ऐसे कि जब विभाजन से पहले तो बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं था कि बंटवारा होगा या नहीं होगा, बट बंटवारे के बाद, जब बंटवारा हुआ तो जो सीमाओं का रेखांकन किया था वो किया था रेडक्लिफ साहब ने। ठीक है, इन्हें कहा गया भाई साहब आपने देश तो सीमाएं तो बांट दी हैं, हमारा जल भी बांट दीजिए। वो कहने लगे कि यार अब ये बड़ा पेचीदा काम है, इससे ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे आप खुद से ही सुलझा लेना। कहानी ये हुई कि जब देश बटे तो पानी तो जा ही रहा था, चूंकि सभी नदियों का जो पानी है वो भारत से ही होकर जाता है, तो पाकिस्तान के मन में कहीं ना कहीं एक बात ये थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत इस पर अपना हक जमा सकता है और प्लस क्या कर सकता है, वो पानी रोक सकता है। तो 1948 में क्या होता है कि एक अकॉर्ड साइन होता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, 1948 में 4 मई 1948, 4 मई 1948 में एक अकॉर्ड साइन हुआ, और ये क्या थे, दोनों डोमिनियन स्टेट थे। ठीक है, डोमिनियन स्टेट इसलिए बोल रहे हैं बेसिकली, दोनों देशों का संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, डोमिनियन स्टेट थे, और इसमें यह तय किया गया कि पाकिस्तान एनुअल पेमेंट देगा इंडिया को, तब जाके भारत पानी देगा। अब ऐसा नहीं है कि नहीं देगा तो, पैसे नहीं देगा तो पानी रोक ही लेगा, बट ये चीजें कुछ फिक्स हुई कि एनुअल रीपेमेंट कुछ की जाएगी बाई पाकिस्तान। ठीक है, ये बात निकलकर सामने आई, बट कहानी इसके बाद क्या हुआ फंसती हुई नजर आ रही थी, तो ये दोनों चल दिए कहां पर, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी इंडिया प्लस पाकिस्तान को यह चीज लगी कुछ समय में कि भाई ऐसा कब तक चलता रहेगा, पैसों के दम पर तो जब अगर पैसे नहीं होंगे तो हो सकता है आने वाले समय में चीजें रुक जाएं। तो इन्होंने कहा कि एक कुछ परमानेंट सॉल्यूशन इसका कुछ ढूंढा जाए, और इसका एक परमानेंट समस्या का समाधान हो जाए कि भाई इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान गए कहां पर, वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
वर्ल्ड बैंक बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी 5 विंडो हैं। आईडीए, आईएफसी, मीगा और आपकी ICSID, ठीक है, और एक है IBR, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की 5 हैं और वर्ल्ड बैंक बेसिकली करता क्या है कि लघुकालिक ऋण देता है, लघुकालिक ऋण देता है, ठीक है, लघुकालिक ऋण देता है। एक तो ये बात थी कि पाकिस्तान का भी कुछ कंसर्न था, प्लस आपको यहीं पर थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा रिकैप बताता हूं, समझने का प्रयास करते चले। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि टफ लगेगा। जब हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है, तो हमें कृषि पर काम करना था बेसिकली, और कृषि पर काम करना था तो सिंचाई उसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, बिना सिंचाई के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार को क्या करना था बेसिकली, डैम बनाने थे। जब डैम बनाने थे तो डैम बनाने वाली जब बात सामने निकल कर आई तो कृषि सिंचाई के लिए उन डैम से क्या होना था, सिंचाई की व्यवस्था होनी थी। आपको बताऊं, जब सिंचाई की व्यवस्था होनी थी तो सरकार, मतलब देश ताजा ताजा आजाद हुआ था, तो क्या भारत के पास पैसे थे? नहीं थे। तो पैसे कहां से लाए? वर्ल्ड बैंक से लेके आएंगे। उधर पाकिस्तान भी जाकर बैठा है कि जी जो सिंधु नदी का जल, जो बाकी की नदियां वहां से आती हैं, उनका जो जल है भारत कभी भी रोक सकता है, तो यार उसको भी आप समझाओ। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों में बैठे और वर्ल्ड बैंक बैठा। वर्ल्ड बैंक का मैं आपको बेसिकली बताऊं, वर्ल्ड बैंक का पहला आप नाम सुनते होंगे IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि 1944 में ब्रेटन वुड्स जो एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर 2 संस्थाएं बनी थी, एक IBRD और दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की गई थी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं IBRD या IDA को ही मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहते हैं। अब ये तीनों अलग अलग सेक्टर में आपका ऋण देते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आपको बस इतना समझना है, 5 पार्ट है। IBRD भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक एक समूह है, बेसिकली मैं बात बताऊं ना, वर्ल्ड बैंक समूह यूज किया जाता है। तो समूह किसका है? 5 पार्टों का है, ABCDE, 5 पार्टों का। IDA बेसिकली इनमें सबसे ज्यादा जो ऋण देता है परियोजनाओं के लिए, वो कौन देता है? IDA देता है। कहानी इससे थोड़ी आगे बढ़ी। जब आगे गई तो इन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, पहले तो आपस में ही बैठ के, चलो डैम के लिए मैं तुम्हें ऋण तो दे दूंगा, इंडिया को कहा, और पाकिस्तान को भी कहा तुम्हें भी, चलो तुम्हारी बात का भी सम्मान रखते हैं। तत्कालीन परिस्थिति में कुछ ऐसा हुआ था, तो तत्कालीन परिस्थिति कि तुम बैठ के पहले एक काम करो, खुद के लेवल पे ही इस मामले को सुलटाओ, जो सिंधु नदी जल संधि का एक आधार बना। तो लगभग ये कंडीशन 1948 की बात है, और ये कंडीशन लगभग 1950, 51, 52 चलती रही। और अल्टीमेटली लास्ट में, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी, अल्टीमेटली लास्ट में 19 सितंबर 1960 को IWT साइन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। यानी इस डेट को सिंधु समझौता साइन हुआ, ठीक है। इस डेट को सिंधु समझौता साइन किया गया। अब इसमें क्या प्रोविजन थे बेसिकली मैं आपको बताऊं, और क्या इसकी कंडीशंस थी, इसे समझ ले, बाकी का हम फिर कल कवर करेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया कि एक पश्चिमी नदी और एक पूर्वी नदी, इसमें कहा गया कि इंडिया पूर्वी नदी का पूरा यूज कर सकता है, यानी पूर्वी नदी के पानी का जो मर्जी चाहे वो यूज कर सकता है।
इंडिया। ठीक है, एक्सक्लूसिव यूज की बात की गई बेसिकली। ठीक है, और पश्चिमी नदी का सीमित स्तर पर यूज कर सकता है, सीमित स्तर पर यूज। ठीक है, यानी कि पश्चिमी नदी का 80% जो पानी है वो किसे मिलेगा, पाक को, पाकिस्तान को, और 20% किसे मिलेगा, इंडिया को। इस 20% पर भी क्या शर्त रख दी गई कि सीमित स्तर पर ही यूज कर सकता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, सीमित स्तर का मतलब यह हुआ कि एक तो बड़े डैम नहीं बना सकता, बड़े डैम नहीं बना सकता। ठीक है, और पश्चिमी नदी में आपको पिछली क्लास में बता के आया, क्या है पश्चिमी नदी, आपका सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा इजी लग रहा है आपको, पश्चिमी नदी कैसे है, वो ऊपर की जो ऊपर वाली उधर वाली नदी है वो कौन सी है, पश्चिमी नदी कहा गया। और यहां पर रावी, व्यास और सतलज, ये की कौन सी नदी कही गई, पूर्वी नदी कही गई। ठीक है, इनकी बात हुई, यानी इनका जो मर्जी चाहे यूज करे, बट इस पर बड़े डैम नहीं बना सकता है, सिंचाई के लिए नहर नहीं, प्लस स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी बैन कर दी गई। ये कंडीशन इस सिंधु समझौते में बेसिकली तय की गई कि इस तरीके से इस पे क्या होगा, काम किया जाएगा, और ये कंडीशन इसमें होगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बंटवारा हुआ सिंधु समझौते में कि पश्चिमी नदी पाकिस्तान तू यूज कर ले और पूर्वी नदी हम यूज कर लेते हैं। जबकि मजे की बात, 6 की 6 नदी किससे गुजरती हैं, भारत से गुजरती हैं। बट भारत ने बड़ा दिल दिखाया और दरिया दिली दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप इनमें जो पश्चिमी नदी है उसमें 80% आप यूज कर लो, 20% हम कर लेंगे। और प्लस पाकिस्तान ने कंडीशन रखी कि नहीं, आप इसका एक्सक्लूसिव यूज नहीं करोगे। एक्सक्लूसिव यूज किस में कर सकते हो, पूर्वी नदी में जो मर्जी करो, बट पश्चिमी नदी में आप क्या करोगे, बड़े डैम नहीं बनाओगे, सिंचाई नहर नहीं बनाओगे, प्लस स्टोरेज कैपेसिटी को भी एक तय सीमा पर रोक दिया गया। आई होप आपको यह बात समझ आई होगी यहां तक। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, अगले में हम इसे वाइंड अप कर देंगे। 3 पार्ट में बेसिकली ये था, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।